हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नावल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 53। वहाँ के सारे कैमरा हाई डेफिनेशन थे। जूम करके उस कॉन्वेक्स मिरर से कार के नंबर का एक छोटा सा हिस्सा पता चल गया। लोआ मंजो ने अपने दोस्त लाउचियो को फ़ोन किया, जो ट्रैफिक पुलिस में है। उसने कार के डिटेल्स, नंबर का पार्ट, टाइम और लोकेशन देकर बताया कि उस कार ने उसके लवर की कार को स्क्रैप किया है। लाउचियो ने कहा कि वो देखकर बताएगा। लोअवेंजो ने जियाओ हायंग और ताओरन को बुरा जाकर नॉर्मली काम करने के लिए कहा। उसने फेइदो को भी रैशली कुछ करने के लिए मना किया। फिर उन्हें कहा कि ल्यू गोशेंग का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल नहीं है। फिर भी उसे लगता है कि रिसेंटली उसने जो जो काम किए हैं वो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसे देखकर लग रहा था कि वो अनईजी है, तो वो उस बर्थडे पार्टी में गया ही क्यों था। फेंगबिन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, मैंने शायद कुछ गलती की थी। वो फेंगबिन को देखने नहीं गया था। उस रूम में और कौन कौन थे? मुझे सबके नाम की लिस्ट चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के। तारन मैनेज करके भेज देगा, लोरेंजो ने कहा। तुम सब बहुत सावधानी बरतना, किसी के सामने मुंह मत खोलना। सबके चले जाने पर रूम खाली खाली सा लगने लगा। सुबह से ही फेदू टेंस्ड था। अभी तक सूरज भी नहीं उगा था। पूरा घर गंदा पड़ा था। कल के हॉटपॉट के बर्तन भी साफ नहीं किए गए थे। फेदू खिड़की खोल देता है। वो घर को साफ करना चाहता है, पर खुद कर नहीं पाएगा। वो किसी को बुलाना चाहता था, पर इस हाल में किसी बाहर वाले को बुलाना भी ठीक नहीं है। उसने ऐसे किसी को बुलाने का सोचा जो उसका अपना आदमी है। सैंग सरनेम की एक काइंड फेस्ड ओल्ड लेडी है, जिन्हें देखकर पता नहीं चलता है कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है। उनके हस्बैंड की जल्दी मौत हो गई थी। उन्होंने अकेले बहुत मुश्किल से अपने बेटे को बड़ा किया था। वही जैंगहोंग के कंप्यूटर के एस्टेट में वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहने के लिए आई थी। पर उस वांटेड क्रिमिनल ने उनके पोते को स्ट्रॉलर से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था। उनकी रोती बिलखती बहू ने उनको ही उस हादसे के लिए ब्लेम किया और अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया। उनका बेटा इस दर्द को सह नहीं पाया। वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट से मर गया। पूरा होम लोन उस बूढ़ी औरत के कंधे पर आ गया। बैंक वालों को लगा कि वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी, तो उन लोगों ने भी जल्दी लोन क्लियर करने के लिए कह दिया। फेदू ने कहा, ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, अब फ्री होकर टैक्सी लेकर आ जाना, थोड़ी साफ सफाई करनी है। वही वही ने सुबह आपके लिए कुछ भेजा था। क्या हम बुरे लोगों को पकड़ने वाले हैं? मिसेस सैंग ने पूछा। हाँ, फेदू ने जेंटली कहा, हम बहुत करीब है। ठीक है, ज़रूरत के टाइम बस खबर भेज देना। मैं अपनी बॉडी में बॉम्ब बांधकर उनके साथ मरने चली जाऊंगी। अभी वो टाइम नहीं आया है, फेदू ने कहा। फेदू ने नजरें झुका लिया। वो टाइम शायद कभी आएगा ही नहीं। अचानक फ्रंट डोर खोलकर लोरेंजो वापस आ गया। बिना कुछ बोले वो किचन में चला गया और लिकर कैबिनेट को लॉक कर दिया। जो इंसान कैट पालता है उसे लेफ्ट ओवर खाना फ्रिज में उठाकर रखना पड़ता है, और जो इंसान प्रेसिडेंट फे को पालता है उसे लिकर कैबिनेट लॉक करना पड़ता है। लोवेंजो उसके बाद फेदू के पास आकर उसे टाइटली हग करता है। फेदू की बॉडी में अपने बॉडी वॉश की स्मेल पाकर उसका मन शांत हो जाता है। उसने कहा, तुम मेरे अपने हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। बुरो में आए हुए पेरेंट्स और लॉयर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनका मानना था कि पुलिस वाले उन पर बस अपना रौब झाड़ रहे हैं। एक स्टूडेंट के पेरेंट्स को डायरेक्टर लू का नंबर मिल गया, तो उन लोगों ने उन्हें कॉल कर लिया। डायरेक्टर लू ने परेशान होकर लोवेंजो को कॉल किया, पर उसने उनका कॉल साइलेंट कर दिया। लाओ लुओ ने जो लोकेशन दिया, वहाँ जाकर फेदू ने कहा, ये जगह नहीं हो सकती। वो एक लैंडमार्क बिल्डिंग जैसा था। टॉप व्यू से वो एक हनीकॉम्ब जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम बी हाइव है। इसमें हर तरीके के एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ और लग्जरी गुड्स शॉप है। साथ में एक बड़ा सा फूड हॉल और पीछे एक गोल्फ कोर्स है। टू शोई, फेदू ने गर्दन हिलाई। पिछले कुछ सालों में सारे हाई एंड कंजम्पशन लोकेशंस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया गया है। वांटेड क्रिमिनल्स को ऐसी जगहों पर नहीं रखा जाएगा। हाइडिंग इन प्लेन साइट्स, शायद, लुओवेंजो ने गोल्फ गेट की तरफ टेलीस्कोप से देखते हुए कहा। वो गोल्फ कोर्स पिकअप और ड्रॉप अप सर्विस प्रोवाइड करता है। वहाँ पर जो कार्स खड़े हैं वो सारे उस कार के जैसे ही हैं। वो कार भी है ईस्टर्न साइड में। उन ड्राइवर से कांटेक्ट करने का एक तरीका सोचो। लोरेंजो के फ़ोन में तारन का कॉल आया, पर उसने उठाया नहीं। डायरेक्टर लू उससे कॉल करा रहे होंगे। मैंने उसे मेरे कॉल का वेट करने को कहा था। वो खुद मुझे कॉल नहीं करेगा। आपको डायरेक्टर लू पर शक है? डायरेक्टर लू उस टाइम से काम कर रहे हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मेरे ईफू के साथ वो ना जाने कितने लीव और डाई मिशन पर गए हैं। पता नहीं कितने क्रिमिनल उन्हें मारना चाहते हैं। मैंने खुद एक रॉबर को अरेस्ट किया था, जो जेल से छूटकर उनसे रिवेंज लेने गया था। वो तो अच्छा हुआ कि एक इन्फॉर्मर ने पहले ही खबर। लुओवेंजो को कुछ याद आया। जो इन्फॉर्मर्स हमारे पास है, वो या तो किसी पर्सनल रीज़न से ये काम कर रहे हैं,
नहीं तो पैसों के लिए। पर्सनल डिसीजन वाले ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, और जो पैसों के लिए काम करते हैं उन पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसा एक अजीब चीज़ है। इसकी वजह से ही इंसान अपना भरोसा खो देता है। फेदू ने कोई कमेंट नहीं किया और उसने अगले 5 मिनट में पैसों का पावर दिखा दिया। बीहाइव के गोल्फ कोर्स को अचानक एक पिकअप रिक्वेस्ट मिला। किसी अचानक अमीर बने आदमी ने अपना पैसा दिखाने के लिए कुछ लोगों को इनवाइट किया है। वो बहुत रूड था और उसे तुरंत सर्विस चाहिए थी। उसके पास बीहाइव का प्लैटिनम कार्ड भी था। उस सुपर वीआईपी कस्टमर की सेवा के लिए गोल्फ कोर्स के सारे कार्स रेडी हो गए। फेदू कार को बीहाइव की तरफ ले जाते हुए बोलता है, चलिए पहले खा लेते हैं, इतने दिन हो गए मैं आपको कभी कुछ खिलाने नहीं ले गया। बैक सीट पर जो बैठा था वो 120 किलो का तो होगा ही। वो पता नहीं कौन से डायलेक्ट्स को मिक्स करके फ़ोन में ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था। जब उसकी बातें ख़त्म हुई तब तक ड्राइवर के कान के 12 बज गए थे। रियर व्यू मिरर में उससे नज़रें मिलने पर ड्राइवर ने पूछा, सर आप क्या बिजनेस करते हैं? पहले मेरा एक माइन था, पर पिछले कुछ सालों से बिजनेस खराब चलने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे यहाँ कुछ और करने के लिए बुलाया है। वो मोटा आदमी हिलते हुए बोलता है, ये कार ठीक नहीं है। पिछली बार मैं जिस देश में गया था वहाँ होटल से रोल्स रॉयस भेजा था। इसमें बैठकर तो मेरे पैर भी सीधे नहीं हो रहे हैं। हमारे सारे कार सेम ही है, कंपनी स्टैंडर्ड। अच्छा, हम ऐसा नहीं करते। कार चलाने वाले की ही होती है। वो कंपनी का काम भी कर सकता है और अपना भी। कार का मेंटेनेंस भी उसी का होता है। आप लोग किसी के कार को स्क्रैप कर देते हो तो उसकी भरपाई कौन करता है? कंपनी पे करती है। इससे तो उनको लॉस होगा। ड्राइवर तो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। नहीं, कंपनी ये सब अपने तरीके से कंट्रोल करती है। पीछे बैठा आदमी अब दूसरे टॉपिक्स पर बात करने लगा। अचानक उसने अपना पेट पकड़ लिया। और कितना दूर है? लगभग 15 मिनट। वो मोटा आदमी प्रेग्नेंट फ्रॉग की तरह तड़पने लगा और फिर उसने एक बदबूदार गैस रिलीज किया। गाड़ी रोको जल्दी। अपनी सांस रोकते हुए ड्राइवर ने कहा, हम फ्लाईओवर पर है। मुझे पता है, पर कैसे भी करके मुझे बाहर निकालो। उस आदमी का पेट भी आवाज़ करने लगा। ड्राइवर मजबूर होकर कार को साइड ले गया। कार रुकते ही वो आदमी निकलकर भाग गया। ड्राइवर सिगरेट पीते हुए उसका इंतजार कर रहा था, पर अचानक किसी ने पीछे से उसके गर्दन पर मारा। जब उसको होश आया तब उसके आंखें बंधे हुए थे। उसे किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं और उसके मुंह पर भी टेप लगा हुआ है। जैसे ही वो हिल उठा, किसी ने उसके लोअर बैक के हॉलो पार्ट में पैर डाल दिया। उसकी पूरी बॉडी नम हो गई। उसे खून की स्मेल भी आने लगी। पर थोड़ी देर में उसका डर कम हो गया। उस पर एक जीपीएस चिप लगा हुआ है। वो पुराना आदमी है, कंपनी उसे अबैंडन नहीं करेगी। तभी किसी ने प्लीजेंट वॉइस में कहा, ये तो बस एक अंडरलिंग है, इसे मारकर कुछ नहीं होगा। उस पर कोई और डिवाइस है क्या? उस मोटे आदमी ने सारे डिवाइसेस के नाम ले लिए। हमने तो सिग्नल ब्लॉक कर दिया था, फिर भी रिस्क नहीं लेंगे। उसके मुंह में लगा टेप हट गया। उस मोटे आदमी ने पूछा, 6 नवंबर के दोपहर को तुमने बेईमान से किसको पिक किया था? मुझे याद नहीं। तुम्हारा नाम संजीन है। तुम्हारी वाइफ गोल्फ क्लब में कैडी का काम करती है। हम उसे कुछ नहीं करेंगे अगर तुम कोऑपरेट करो तो। बता वो आदमी कौन था? सनजिन टाइम वेस्ट कर रहा था देखकर उन लोगों ने उसका एक शोल्डर डिसलोकेट कर दिया। जैसे ही उसका दूसरा हाथ पकड़ा गया, वो चीख उठा। लाउलू, सच में डिसलोकेट करने के लिए किसने कहा था? प्लेजेंट वॉइस वाला आदमी बोल उठा। डिसलोकेट करने से वो ठीक हो जाएगा। उसके दूसरे हाथ को काट दो, तभी वो मुंह खुलेगा। वो कंपनी का ही एम्प्लॉई है। उसने कहा था कि उसे लॉन्गयून सेंटर में काम है। उसका नाम लूलिन है। वो एक इलेक्ट्रिशियन है। तुम लोगों को उससे क्या चाहिए? उनका स्टाइल इतना बर्बरिक है कि वो पुलिस नहीं हो सकते। अगर वो पुलिस नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकता है। हाँ यार, आपने ऐसे तो मुंह बंद रखने के लिए कहा है, पर जान बचाने के लिए मुंह खोलना अलाउड है। पूछताछ से और धमकियों से डरकर उसने कहा कि उसे लूलिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पर वो उसका फ़ोन नंबर दे सकता है। इस बार एक और इंसान बोल उठा, तुम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। वो भी तुम्हारे बारे में नहीं जानता होगा। तुम्हारा नाम संजिन है या संजियाजिन? तुम एक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व हो ना? जी प्रॉमिस में तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीबी सोचती है कि तुम यहाँ काम कर रहे हो। उनको ये पता नहीं होगा कि तुमने यहाँ पर एक यंग लड़की को अपनी बीबी बना ली है। उसके मुंह को कवर करके उसके कान में एक फ़ोन दिया गया तो उसके बेटे की आवाज़ सुनाई दी, पापा। और फिर एक लेडी की आवाज़, जियाजिन। फ़ोन को लेकर उस सॉफ्ट वॉइस वाले इंसान ने ऑर्डर दिया, बच्चे का थोड़ा सा खून बहा दो। उसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, वो तो ऐसे भी ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। ड्राइवर रेंगता हुआ उस इंसान के कदमों के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा,
उसे उसके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी, पर ज़्यादा कुछ कर पाने के पहले ही पुलिस ने छापा मार दिया था। उस टाइम किसी ने उसके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे और उसे उनके लिए काम करने के लिए कहा था। उन लोगों ने उसे एक फ़ेक आइडेंटिटी देकर कहा था कि पुलिस के सिवा कोई नहीं बता पाएगा कि उसकी आइडेंटिटी फ़ेक है। उसने बताया कि लूलिन कभी कभी प्राइवेटली उसके कार में इधर उधर जाया करता है, पर कोई भी उसका पीछा करेगा तो वो बिहाइव तक ही आ पाएगा, और अगर पुलिस रेड करती है तो उनको कोई नहीं मिलेगा। उसे पता नहीं है कि लू गोसन कहाँ रहता है। फेदू और लोरेंजो फेदू के बेसमेंट से निकल गए। अच्छा हुआ कि हमने वहाँ चार्ज नहीं किया, नहीं तो मैं सस्पेंड हो जाता। अगर मेरा करियर ख़त्म हो गया तो शायद मुझे अपनी बॉडी बेचनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है लॉर्ड, मुझे काम मिलेगा? फेदू उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो आंखों से ही उसे चाट रहा हो। लोरेंजो और सह नहीं पाया। बस करो, मैंने अपने आप को बेचना शुरू नहीं किया है। तावरन को अपने ऑफिस में बुलाकर डायरेक्टर लू ने उससे लुओवेंजो के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे कुछ पता ही नहीं। उधर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स फिर से हंगामा करने लगे तो डायरेक्टर लू को उनके सामने जाना ही पड़ा। उन्होंने तावरान को उनके आगे कर दिया। उसी टाइम कुछ मैसेज पाकर वह जैनहंग का चेहरा हल्का सा बदल गया। फेदू को खबर मिली कि उस ड्राइवर के लापता होने की खबर उसके कंपनी वालों को मिल गई है और वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो कंपनी इन लोगों को शेल्टर देती है, तो थोड़ा सा लेट हो जाने पर ही वो लोग इतने बेचैन क्यों हो गए? फेदू ने लुओवेंजो से पूछा। लोरेंजो को लगा शायद इस बार भी उन्हें बस कोई लाश ही मिलने वाली है। तभी उसे जियाओ हायांग से एक मैसेज मिला। वो सिटी ब्यूरो के कॉन्फ्रेंस रूम के एक कोने में रिसेप्शन पर्सनल बनकर बैठा था। वो बस थोड़ी थोड़ी देर में हमारे कुछ रूल्स है बोल रहा था। पेरेंट्स क्या बोल रहे थे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका बस एक ही काम था, वही जैंगहंग के ऊपर नज़र रखना। जैसे ही उसने देखा कि फ़ोन हाथ में लेकर वे जांगहोंग का एक्सप्रेशन बदल गया, उसने डेस्क के अंदर रखे छोटे से सिग्नल ब्लॉकिंग डिवाइस को ऑन कर दिया। वे जांगहोंग का भेजा हुआ मैसेज सेंड नहीं हो पाया। वही जैंगहंग ने इधर उधर देखा। उसने जियाओ हायंग को भाव नहीं दिया, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था जैसे कि किसी स्कूल बॉय ने बड़ों के कपड़े पहन लिया हो और पुलिस बनने का एक्टिंग कर रहा हो। ड्यूटी ऑफिसर से बहस करके वही जैंगहंग बाथरूम में चला गया। बहुत मुश्किल से सिग्नल पाकर वो मैसेज सेंड करने ही वाला था कि उसे किसी की रिफ्लेक्शन दिखाई दी। उसने गर्दन घुमाया, पर उसी वक्त उल्टे साइड से किसी ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया और वो बेहोश हो गया। जियाओ हायांग हाथ में एक गार्बेज कैन लेकर लैंग चाओ की तरफ देखता है। लैंग चाओ धीमी आवाज में पूछती है, क्या कर रहे थे तुम? जियाओ हायांग अपने इंस्टिंक्ट से ये सब कर रहा था। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेंस बाथरूम है। लैंग चाओ पूछताछ कर रही थी। ताओरन को रिपोर्ट करने जाते टाइम उसने जियाओ हायंग को देखा। उसे शक हुआ तो वो भी उसके पीछे आ गई। वे यांगहोंग का फ़ोन लेकर जियाओ हायांग ने देखा कि उसमें एक मैसेज आया है। यंग मास्टर के बर्थडे पार्टी में एक रैट था। वो पार्टी कहाँ थी? जो मैसेज भेजा जा रहा था उसमें लिखा था 6 नवंबर लॉन्गयून सेंटर। जियाओ हायांग को बहुत कुछ समझ आया। उस दिन लू गुओशेंग का अपने आप को कवर करना, कार को कैमरा के सामने ना आने देना, ये सब पुलिस के लिए नहीं था। उस जगह की फुटेज कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगती। वो अपने आप को और अपने साथी ड्राइवर को अपने एम्प्लॉयर से बचा रहा था। पर अगर इन लोगों को इतने दिनों से ये बात पता नहीं थी कि लू गोसंग उस पार्टी में गया था, तो उनको अब कैसे पता चल गया? पुलिस ने तो कहीं उसका जिक्र नहीं किया है। बच्चों से भी वो लोग बस बुलिंग के बारे में ही पूछ रहे हैं। उनको बस एक फ़ोटोग्राफ आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया था। तो फिर ये खबर कहाँ से लीक हुई? मैसेज को देखते हुए लैंग चाओ ने कहा, बर्थडे पार्टी? तो इसलिए ताओरान ने बच्चों से ये पूछने के लिए कहा था कि कौन कौन उस पार्टी में गया था। कहाँ पूछताछ कर रही थी आप? क्या पूछा आपने? इंटरोगेशन रूम में, रूम नंबर 203। मैं बस ऐसे ही कैजुअली पूछ रही थी। क्यों पूछना है मुझे पता नहीं था। अभी इस मैसेज से मुझे ये डेट और टाइम पता चला। तो कोई इंटरोगेशन सुन रहा था, इसलिए उनको डेट और प्लेस पता नहीं था। इसका मतलब है वे जैंगहोंग और बाकियों को लू गुओसेंग के साथ वे वेंचुआन का कनेक्शन के बारे में पता नहीं है। जियाओ हायंग अपने आप को शांत करता है और वे जैंगहोंग के फ़ोन में लॉन्गोंग सेंटर की जगह फेंगची सेंटर लिखकर मैसेज को सेंड कर देता है। पिछली रात को ही उसने पता किया है कि फेंगची सेंटर भी वेई जांगहोंग का है, एक शहर के नॉर्थ में और दूसरा साउथ में। उसे इस वक्त बीहाइव के ड्राइवर का लापता होने की बात पता नहीं है। वो बस उन लोगों को मिसलीड करके उनका टाइम वेस्ट करना चाहता था। उसने लोरेंजो को मैसेज भेजा। 6 नवंबर को वे वेंचन अपने स्कूलमेट्स को फेंगची सेंटर ले गया था। तुम बॉस के साथ कांटेक्ट में हो? कहाँ है वो? आपको कुछ पता नहीं होता आपने मेरी मदद क्यों की? मैं नहीं आती तो तुम संभाल पाते? कहकर लैंग चाओ ने उसके साथ मिलकर वेई जांगहोंग को एक स्टॉल में ले जाकर बांध कर रख दिया।
तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लैंग चाओ ने कहा। उसे पता है कि कभी कभी कुछ चीज़ों को कुछ देर के लिए सीक्रेट रखा जाता है। मुझे लगा कि मैं अपनी कॉलीग पर एक सस्पेक्ट से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ, पर अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुनिए, रूम 203 में ही जो हुआ जिनको इंटरोगेट किया गया था। आगे से उस रूम में बात करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना। फेदू के आदमियों ने बीहाइव के कार को फ्लाईओवर के नीचे खुला छोड़ दिया। उसमें ड्राइवर के कपड़े, ट्रैकिंग डिवाइसेस और एक रेजिग्नेशन लेटर भी रख दिया गया था। कुछ देर में ही कुछ लोग आकर वो सब चेक करने लगे थे। सडनली उनमें से एक आदमी ने अपना ईयरपीस पकड़ लिया। फेंग चिन सेंटर, ओके। फिर अपने फ़ोन में कुछ चेक करके उसने कहा, रिसेंटली सनजिंग उधर नहीं गया था। यहाँ रेजिग्नेशन लेटर भी है। क्या हम उसे ढूंढें? अच्छा, हम वापस आ रहे हैं। जियाओ हायांग का मैसेज लुओ वेंजो और फेदू को समझ नहीं आया। वो लोग ये डिस्कस करने लगे कि लू गोसंग कहाँ हो सकता है। इन कार से वो लोग बाहरी दुनिया से बिहाइव तक आना जाना करते हैं। बिहाइव एक फायर रॉयल है। इसके आगे जाने के लिए कोई और ट्रांसपोर्ट होगा। उन क्रिमिनल्स को पर्सनल कार तो दिया नहीं गया होगा। उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। उस ड्राइवर ने कहा कि लू घोशेंग एक इलेक्ट्रिशियन है। क्या वो एम्प्लॉय बस से आता जाता है? फेदू ने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। मुझे पता है तुम लोग मेरी बात मानकर वहाँ से निकल नहीं गए। अगर बीहाइव के एम्प्लॉय बस के रूट के बारे में कुछ पता करा सकते हो तो मुझे बताओ। उधर नैनचेंग के फेंगची सेंटर में जाकर उन लोगों को पता चला कि 6 नवंबर तो क्या, उसके आगे पीछे के कुछ दिनों में भी वही वंचन वहाँ नहीं गया था। एम्प्लॉय बस का रूट मिल जाते ही फेदू ने अपने लोगों को उस जगह से निकल जाने का ऑर्डर दिया। फिर भी एम्प्लॉय बस रूट को अच्छे से स्टडी करता है। उसने 12-13 साल पहले उसके डैड को इस बारे में किसी से बात करते हुए भी सुना था। उसके डैड ने टर्मिनस पर घर बनाने के लिए कहा था। उस टाइम उसे उसका मतलब समझ नहीं आया था, पर अब वो समझ गया कि उन एम्प्लॉय बसेस का एक टर्मिनस है। फेंगची सेंटर में कुछ ना पाकर वो लोग समझ गए थे कि वे यांगहोंग किसी मुसीबत में है। वो लोग डेस्परेट होकर उस बात का पता लगाने लगे कि उस दिन वे वेंचुआन कहाँ गया था। उधर जियाओ हाइयांग वो जेंगोंग को पहरा दे रहा था और लैंग चाओ ये चेक करने गई कि उसके इंटरोगेशन के टाइम रूम नंबर 203 के ऑब्जर्वेशन रूम में कौन था। उसने खिड़की के बाहर जो कैमरा लगा है उसका फुटेज चेक किया, पर उसे कोई नहीं दिखा। उधर फेदू से पहले ही उसके आदमी साइंस पार्क में पहुंच गए थे। ड्राइवर सन जियाजिंग को बेसमेंट में छोड़कर फेदू भी वहीं पर जाने लगा। उसने साथ में उस मोटे आदमी लाओ लू को भी ले लिया। किसी से बात करके उसने बताया कि साइंस पार्क के वेस्ट गेट से 2 किलोमीटर दूर एक अनफिनिश्ड इकोलॉजिकल पार्क है। वहाँ एक प्राइवेटली ऑपरेटेड गैस स्टेशन और एक रेडीमेड पार्किंग लॉट है। लाओलू ने एक ओवरली पोलाइट स्माइल के साथ लोवेंजो को बताया कि उसने ड्रोन से उस जगह पर नज़र रखने के लिए कहा है। उसको अनईजी देखकर लो वेंजो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने कहा कि उसका नाम लूजिया है। इंटरनेट पर सर्च करके लोवेंजो को पता चला कि 327 केस के लास्ट विक्टिम की बॉडी को जो आइडेंटिफाई करने आया था उसका नाम लूजिया था। वो विक्टिम का भाई था। उसी टाइम उस गैस स्टेशन के पास कुछ मूवमेंट हुई। एक आदमी खाना लेकर जा रहा था। कैमरा लेंस उतना क्लियर तो नहीं था, पर लो वेंजो ने उसे पहचान लिया। वो एक वांटेड क्रिमिनल है। एक बार रॉबरी करते टाइम घर के मालिक ने उसके चेहरे पर वार किया था। उस टाइम उसकी एक आंख खराब हो गई थी और उसके चेहरे पर एक बड़ा स्कार रह गया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे नाम दिया था वन आई। वो शायद लू गुओसेंग के लिए खाना ले जा रहा था। लू गुओसेंग ने जो किया उसके बाद उसे बंदी बनाकर रखा गया है और पुलिस वाले पर नज़र रखी जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर वो लोग उसे मार देंगे ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए। फेदू के फ़ोन में एक कॉल आया। प्रेसिडेंट फेई वेईवेई ने कहा कुछ लोग लॉन्गयून सेंटर के सिक्योरिटी कैमरा रूम में गए हैं। वही को वहाँ से निकलने के लिए बोलो और किसी को उसे पिक करने के लिए भेजो। कहते हुए फेदू ने कार की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर कर दिया। लूजिया ने कहा, प्रेसिडेंट फेई हम काम शुरू करें? नहीं रुको, लोवेंजो ने कहा। हम वेट नहीं कर सकते। ऑफिसर लुओ, क्या आप बैकअप बुलाएंगे? इससे उन लोगों को खबर नहीं मिल जाएगी। लूजिया बोलने लगा, पर उसके कुछ समझने से पहले ही लोवेंजो ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। लूजिया को एक हाथ से पकड़कर लोवेंजो ने अपने फ़ोन से अपने डैड को फ़ोन लगाया। लॉन्गिन सेंटर के मैनेजर ने बताया कि 6 नवंबर को यंग मास्टर वही अपने दोस्त के साथ वहां आया था और शाम तक एक प्राइवेट रूम में पार्टी कर रहा था। पर कैमरा फुटेज में वही वेंचुआन, उसके दोस्त और सर्विंग स्टाफ को छोड़कर कोई और नहीं दिखा। वो लोग और अच्छे से चेक करने लगे। तावलान को फाइनली पागल बने पेरेंट्स से छुटकारा मिला। वो डायरेक्टर लू के ऑफिस में उनका लेक्चर सुन रहा था। लोवेंजो का कॉल आने पर उसने कहा, हाँ कैप्टन लुओ, मैं डायरेक्टर लू के साथ हूँ। क्या
तुम श्योर हो? वेस्ट साइंस पार्क के पास वाले साबुरों को तुरंत ऑर्डर दिया गया। सिटीबुरी में जो क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी पर थे वो सब वेपन्स इशू कराकर रेडी हो गए। सिटीबुरो के बैक गेट से बहुत सारी कार्स निकल गई। लॉन्गन सेंटर पर जो इन्वेस्टिगेटर था उसे एक कॉल मिला। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि पुलिस बीहाइव पर रेड करने जा रही है। उसी टाइम उसकी सबऑर्डिनेट ने कहा कि 12:05 से 12:15 तक का फुटेज मिसिंग है। तावरान एक बहुत अच्छा और बहुत सिंसियर पुलिसमैन है। वो सबका ध्यान भी रखता है और खुद रिस्क भी ले सकता है, पर जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तब वो चार्ज नहीं ले पाता है। डायरेक्टर लोग उसे शुरू से जानते हैं, पर इतने सालों में तावरन इस एक मामले में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। डायरेक्टर लो के पूछने पर तावरन नहीं बता पाया कि लुआ वंजो को साइंस पार्क के सब बुरो से मदद क्यों चाहिए। अब टीम के कैप्टन के एब्सेंस में डायरेक्टर लो को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो मिस्टीरियस इन्वेस्टिगेटर जो वे जांगहोंग की कंपनी का स्पेशल कंसल्टेंट है, एक पल के लिए आग बबूला हो गया। उसके बॉडीगार्ड्स ने बाकी सब लोगों को रूम से निकाल दिया तो उसने किसी को कॉल लगाया। वहाँ नहीं, उस स्पेशल कंसल्टेंट ने कहा, बीहाइव हवा में उड़ गया है, जल्दी वेदर चेंज हो जाएगा, सारे गार्बेज साफ कर दो और कहीं जाकर छुप जाओ। गार्बेज का क्या करूं? साफ करो, काटो कूटो, आग लगा दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हमारा क्या? तुम लोगों को लेने के लिए हमने किसी को अरेंज किया है। अपना काम खत्म करके सिप डॉग को कांटेक्ट करना, वही सब अरेंज कर देगा। फ़ोन रखकर एडवाइज़र ने एक और कॉल किया। बेस 13 एक्सपोज हो गया है, सिग्नल मिलते ही उसे डिस्ट्रॉय करो। दोपहर 2 बजे उस एबंडेंट अनफिनिश्ड इकोलॉजिकल पार्क में एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जाकर साबुरो की क्रिमिनल पुलिस सायरन बजाते हुए पहुंची। साबुरो के हेड ऑर्डर मिलते ही रॉकेट की तरह कार चलाकर आए थे, पर इन लोगों को पहले ही खबर मिल गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आग आसमान तक पहुंच गई थी। उस जगह से थोड़ी दूर जो गैस स्टेशन है वो रिसेप्शन एरिया का काम कर रहा था। ऑर्डिनरी वर्कर के ड्रेस में एक आदमी एक मिनिएचर टेलीस्कोप को रखकर वहाँ से कैजुअली बाहर निकल गया। वही वो शीप डॉग है जो क्रिमिनल्स का ध्यान रखता है और ज़रूरत पड़ने पर बीमार शीप्स को मार देता है। उसने मैसेज भेज दिया, सफाई हो गई है। लॉन्गवन सेंटर में तब तक सीसीटीवी फुटेज में बैकडोर पर लू गोसंग और बीहाइव की ब्लैक सीडन दिख गए थे। इसी से पुलिस वालों ने बीहाइव का पता लगा लिया था। कोई बात नहीं, अब तक तो सब कुछ संभाल लिया गया है, पर लॉन्गवन के सारे जिम्मेदार लोगों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उधर शीप डॉग कुछ दूर चलकर अपनी जानी पहचानी कार को देखता है, पर उसके बैठने पर भी ड्राइवर ने कार ड्राइव करना शुरू नहीं किया। शीप डॉग अलर्ट हो गया, पर कार के डोर्स लॉक्ड थे। एक हैंडगन उसके माथे पर लगाकर बैक सीट से किसी ने सीटी बजाई। रियर व्यू मिरर पर उसे एक आदमी दिखा जिसके हाथ में हथकड़ी थी। पीछे वाले आदमी ने कहा, हेलो सिप डॉग, मैं एक पुलिस डॉग हूँ। चुपचाप पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो चलोगे तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। इन सब से आधे घंटे पहले जब लॉन्गिन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा था तब फेदू कार घुमाकर इकोलॉजिकल पार्क के दूसरे साइड चला गया था। लोरेंजो उस टाइम वन आई की फ़ोटो भेजकर फ़ोन में किसी को बता रहा था, ये एक है, मैंने उनको एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाते देखा। मुझे लगता है कि कोई इस अबैंडन्ड इकोलॉजिकल पार्क में टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। एक्सप्लोसिव्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज़? लूजिया अपना फ़ोन वापस लेते हुए पूछता है। हो सकता है, फेदू ने कहा, ज़रूरत पड़ने पर वो लोग दूर से ही इस जगह को उड़ा देंगे। रियली? ये अच्छी बात है। मैंने डैड के जरिए आर्म्ड पुलिस बुलाया है। कुछ ना मिले तो डैड मेरी चमड़ी उधड़ लेंगे, लुओवेंजो ने कहा। पर हमारे पास टाइम नहीं है, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। मैं भी जाऊँगा, लूजिया ने कहा। अगर लुओ सिंह जिंदा रहेगा तो उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा। उसी से आपके भाई के साथ हुए इंजस्टिस को ठीक किया जाएगा। नहीं तो एक और इंसान जेल में जाएगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझे आप? लुओवेंजो ने कहा। लूजिया कुछ बोल नहीं पाया। लुओवेंजो ने कहा, प्रेसिडेंट फेई, हम वहाँ बिना गन्स के जा रहे हैं, आपसे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा? फेदू उन दोनों को 2 स्पेशली मेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस देता है। मेरी परफॉर्मेंस फी बहुत हाई है, अगर मुझे पे करने वाला कोई नहीं रहेगा तो मुझे ही सफाई के काम में लगना पड़ेगा। लुओवेंजो उसकी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। लूजिया को इग्नोर करके वो फेदू के गाल को छूता है, फिर उसके कान को पिंच करते हुए बोलता है, समझ गया, तुम्हें मुझसे प्यार है, मैं सावधान रहूँगा। वन आई बेसमेंट में जाकर चेन से बंधे लू गोशेंग को खाना देता है। इस खाने में जहर नहीं है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। लू गोशेंग खाने लगता है। पिछले कुछ दिनों में वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं था जो ये सब कर रहे थे? उस पिल्ले ने तुम्हें कितने पैसे दिए? ये काम तो तुम्हारी डिग्निटी। अचानक लाइट चली गई तो लू गोशेंग हंसने लगा। गुस्से में वानाई उसे अंधेरे में ही लात मारता है और बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। एक पत्थर का टुकड़ा आकर उस डोर को बंद नहीं होने देता है।
पावर कट से बेचैन होकर लगभग 20 लोग बाहर आ गए थे। बेसमेंट में जाकर लुओ वेंजो इन्फॉर्म करता है कि लुओ गुओशेंग जिंदा है। लू गुओशेंग को बेहोश करके लुओ वेंजो उसके चेन्स को खोलता है और अपने कंधे पर उसे उठाकर निकलने लगता है। वान आई ने नोटिस किया कि बेसमेंट का डोर लॉक नहीं हुआ है। पास जाते ही उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अपनी छुरी उठाकर रेडी हो गया। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।